कभी सोचा है कि एक ऐसी ताकत है जो बिल्कुल चुपचाप पर्दे के पीछे से ये तय करती है कि हमारी लोन की ईएमआई कितनी होगी, हमारी बचत पर ब्याज कितना मिलेगा और यहां तक कि हमारी जेब में जो नोट है उसकी असली कीमत क्या है। ये सरकार नहीं, बल्कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम अक्सर बहुत कम जानते हैं। आज हम उसी अदृश्य शक्ति यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में बात करेंगे। चलिए, एक छोटा सा काम करते हैं। अपनी जेब या पर्स से कोई भी नोट निकालिए, 10 का, 100 का, 500 का, कोई भी। उस पर एक वादा लिखा है, मैं धारक को रुपये अदा करने का वचन देता हूं। कभी सोचा है कि ये मैं कौन है? ये किसका वादा है जिस पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का भरोसा टिका हुआ है? तो ये वादा है भारतीय रिजर्व बैंक का, जिसे हम आरबीआई कहते हैं। ये कोई आम बैंक नहीं है जहां कोई भी जाकर अपना खाता खोल ले। ये तो बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंकर है और हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था की वो नींव है जिस पर देश की तरक्की की इमारत खड़ी है। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी जरूरी संस्था बनी कैसे? चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और आरबीआई की जड़ों को समझते हैं। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1934 में, जब अंग्रेजों के जमाने में आरबीआई एक्ट पास हुआ। फिर 1 अप्रैल 1935 को इसने काम करना शुरू किया। और एक मजेदार बात यह है कि शुरुआत में यह एक प्राइवेट संस्था थी। इसका हेडक्वार्टर पहले कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसे भारत की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। और फिर आज़ादी के बाद 1949 में सरकार ने इसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। मतलब इसका राष्ट्रीयकरण हो गया ताकि ये देश के हित में काम कर सके। वैसे ये जानना भी दिलचस्प है कि भारत में एक सेंट्रल बैंक बनाने का जो आइडिया था वो एक ब्रिटिश कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आया था। इसी ने आरबीआई के जन्म की नींव रखी। तो ठीक है, संस्था तो बन गई, पर इस इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता कौन है? आइए देखते हैं कि आरबीआई के टॉप पर कौन लोग बैठते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। आरबीआई की पूरी कमान इसके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। समझिए, यही वो टीम है, वो दिमाग है जो देश की इकोनॉमी से जुड़े सबसे बड़े और सबसे जरूरी फैसले लेता है। अब इस बोर्ड की बनावट भी काफी सोची समझी है। इसमें सबसे ऊपर होते हैं एक गवर्नर और उनकी मदद के लिए 4 डिप्टी गवर्नर। इनके साथ साथ सरकार भी अलग अलग फील्ड के 10 एक्सपर्ट डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है। और तो और देश के 4 अलग अलग कोनों से भी 4 सदस्य होते हैं। ये सब इसलिए ताकि फैसले सिर्फ मुंबई में बैठकर न लिए जाएं, बल्कि उनमें पूरे देश की आवाज और सरकार की सोच भी शामिल हो। और हाँ, यहाँ एक बहुत गर्व का पल भी है। आज़ादी के बाद आरबीआई की कमान पहली बार एक भारतीय सीडी देशमुख के हाथों में आई। ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं थी, बल्कि एक आत्मनिर्भर भारत की आर्थिक यात्रा का बहुत बड़ा सिंबल था। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आरबीआई असल में करता क्या है? इसके काम हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं? सबसे पहला और सबसे सीधा काम, हमारी जेब में जो नोट हैं वो आरबीआई की ही देन है। और यहां एक मजेदार फैक्ट है, 1 रुपए के नोट और सभी सिक्कों को छोड़कर बाकी सारे करेंसी नोट आरबीआई ही छापता है। 1 रुपए का नोट तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। जैसे हमारा बैंक हमारे पैसे का हिसाब किताब रखता है, बिल्कुल वैसे ही आरबीआई सरकार का बैंक है। देश का सारा पैसा, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकारों का, आरबीआई के पास ही रहता है और सारे सरकारी लेन देन भी वहीं से होते हैं। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि देश के सभी बैंक, चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो या कोई और, उनका खाता आरबीआई के पास होता है। जब इन बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से ही कर्ज लेते हैं। आरबीआई उनके लिए एक तरह से आखिरी सहारा है। देश का जो विदेशी मुद्रा का खजाना है, मतलब डॉलर्स, पाउंड्स, येन, ये सब, उसकी चाबी भी आरबीआई की तिजोरी में ही रहती है। ये रिजर्व बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से हम विदेशों से जरूरी सामान जैसे कि पेट्रोल खरीदते हैं और ये रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिर रखने में भी मदद करता है। और शायद सबसे जरूरी काम, आरबीआई पूरे बैंकिंग सिस्टम का रेफरी है, या कह लीजिए स्कूल का प्रिंसिपल है। ये नियम बनाता है और ये पक्का करता है कि कोई भी बैंक ग्राहकों के साथ कुछ गलत ना करे, ताकि हम सब का पैसा बैंकों में सेफ रहे। अब बात करते हैं आरबीआई के सबसे पावरफुल हथियार की, वो टूल जिसके जरिए ये पूरी अर्थव्यवस्था के बहाव को, उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। इस हथियार का नाम है मौद्रिक नीति, यानी मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसे ऐसे समझिए,
जैसे पानी की टंकी का नल होता है ना, वैसे ही आरबीआई के पास अर्थव्यवस्था में पैसे के बहाव को कम या ज्यादा करने का एक नल है, और इस नल की जो चाबी है वो है ब्याज दरें। तो सवाल यह है कि इतनी ज़रूरी पॉलिसी को तय कौन करता है? इसका फैसला लेने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये बड़ा फैसला एक खास टीम लेती है जिसे मौद्रिक नीति समिति या एमपीसी कहते हैं। इस टीम में 6 एक्सपर्ट होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 सरकार द्वारा चुने गए। ये मिला-जुला कॉम्पोजिशन ये पक्का करता है कि फैसला सिर्फ आर्थिक सिद्धांतों पर ही नहीं, बल्कि देश की ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखकर भी लिया जाए। तो आखिर ये समिति पूरी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को दिशा कैसे देती है? इसके पास कौन से 2 मुख्य रास्ते होते हैं? देखिए, समिति के पास मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं। पहला, जब महंगाई यानी चीजों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हों, तो आरबीआई कठोर नीति या टाइट पॉलिसी अपनाता है। वो ब्याज दरें बढ़ा देता है। इससे होम लोन, कार लोन सब कुछ महंगा हो जाता है। लोग कम खर्च करते हैं और बाजार में पैसे का फ्लो कम हो जाता है। इससे महंगाई पर लगाम लगती है। और दूसरा रास्ता, जब अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ जाए, मतलब मंदी का खतरा हो, तो आरबीआई सरल नीति यानी इजी पॉलिसी अपनाता है। वो ब्याज दरें घटा देता है। इससे लोन सस्ते हो जाते हैं, लोग और कंपनियां पैसा लेकर खर्च करने और बिजनेस बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार मिलती है। तो आरबीआई एक कुशल बाजीगर की तरह महंगाई और ग्रोथ के बीच में ये संतुलन हमेशा साधता रहता है। अगली बार जब अखबार में पढ़ें या टीवी पर सुनें कि आरबीआई ने ब्याज दरें बदली हैं, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि इस एक फैसले का देश के हर इंसान की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है।